नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस चैनल पे भूगोल पढ़ाने जा रहा हूँ, ज्योग्राफी। मेरे इस चैनल पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख करके स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक का, स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 12 तक का NCERT का हिस्ट्री अपलोड हो चुका है। इसमें लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास मैंने किया है। उसके बाद आज से ये ज्योग्राफी का क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ज्योग्राफी के स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक के सभी पाठों को, सभी चैप्टर्स को मैं अपलोड करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा और निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आ जाता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को, क्योंकि बाल बच्चे का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी का स्टैंडर्ड 6 का ये पहला चैप्टर, सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितना इम्पोर्टेंस हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का है, किसी भी सब्जेक्ट का है, उस सबसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस ज्योग्राफी का होता है, क्योंकि ज्योग्राफी से भी कुछ प्रश्न निश्चित रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे दोस्तों, आपकी समस्या को ध्यान में रख करके ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक, सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। हीरा चमकदार है, हीरा चमकता है तो आसमान लगता है कि जैसे चमचमाते हुए हीरों से भरा हुआ है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, मतलब उनकी रोशनी लगातार ज़मीन तक नहीं आती, वो घटती बढ़ती है, तो उसे कहते हैं टिमटिमाना। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। चंद्रमा टिमटिमाता नहीं, वह चमकता है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ये चमकीली वस्तुएं क्या हैं? तो ये चंद्रमा, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। अलग आकार, साइज इसका अलग अलग होता है, अलग स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां इसकी अलग होती हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्र को 1 महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। पूर्ण चंद्र वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। यह महीने में एक बार होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। पूर्णिमा को आप 15 दिनों के बाद नहीं देखेंगे। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। इस रात को हम लोग क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा के बाद जो चंद्रमा निकलता है वह 15 दिनों के बाद अमावस्या को प्राप्त होता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों में अंतर कितने दिनों का हुआ? तो 15 दिनों का। ठीक है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है
तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य चमकता है, ज़्यादा प्रकाश होता है, उसी कारण से दिन में ये रात में चमकने वाली वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनमें ऊष्मा होती है तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? तो एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं जो तारों के द्वारा बनाई जाती हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल का अर्सा मेजर का नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो ये सप्तर्षि कहाँ है? तो ये सप्तर्षि आपको ये हुए 7 तारों का समूह है, इसे सप्तर्षि कहते हैं। ये नक्षत्र मंडल है और कैसा है? तो अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आता है ये नक्षत्र मंडल। सप्तर्षि यह 7 तारों का समूह नक्षत्र मंडल है जो अर्सा मेजर का भाग है। नक्षत्र मंडल भी एक नहीं है, नक्षत्र मंडल भी कई हैं। तो सप्तऋषि ये अर्सा मेजर का ही एक भाग है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये बातें वो भी आपको बताएंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र
1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। जैसे ये आपको यहाँ से अगर हमने ये बढ़ाया तो रेखा यहाँ तक आएगी, इसे कहते हैं ध्रुव तारा। ये सीधा देखेंगे तो सामने ऊपर ये दिखाई पड़ता है, ये ध्रुव तारा है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा के विषय में क्या है सबसे बड़ी बात कि यह हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं ग्रह। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई, अब प्लेनेट बना कैसे? तो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। तो प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक, चारों तरफ घूमने वाले। ये ग्रीक भाषा का शब्द है प्लेनेटाई, इसी से बना ये प्लेनेट, जिसे हिंदी में कहते हैं ग्रह। तो ये भी एक खगोलीय पिंड है। इनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि यह अपना पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। पृथ्वी अर्थ यह भी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। रोचक बात यह है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस इसमें छल्ले हैं। तो देखते हैं कि छल्ले कहाँ हैं। तो यहाँ आते हैं और इसको बड़ा करते हैं। तो ये देखिए, इसको जब बड़ा करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पर ये पृथ्वी, इसमें भी छल्ले हैं, चारों तरफ से लगा हुआ है। ये शनि में भी है ये, और ये यूरेनस, इसमें भी ये चारों तरफ से मालूम पड़ता है कुछ लिपटा हुआ है, तो इसे छल्ला कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरे दोस्तों ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ये ग्रहों का समूह है। तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे और पाठ के अंत में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये इसको हम लोग देख चुके हैं, तो अब यहाँ से चलते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। पृथ्वी का सहचर है, साथ साथ चलने वाला चंद्रमा है। यह एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, माने साथी है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? चंद्रमा है उसका नाम। यह पृथ्वी का सहचर है, यह एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। पृथ्वी जैसी और 7 ग्रह हैं। तो पृथ्वी एक ग्रह है, इसके अलावा 7 और, तो जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा से प्राप्त
जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। जैसे पृथ्वी के पास चंद्रमा है, उस तरह से इन ग्रहों के पास में कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है, जिसका हेड सूर्य है, जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित सौर, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। सौर जगत। ठीक है। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिसका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। ग्रीक भाषा से लिया गया है ज्योग्राफी, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। ठीक है, तो ये पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन। मेट्री पृथ्वी का मापन। आइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये जियो का मतलब इतना। जियो के अंतर्गत ये 3 बातें आती हैं। पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का मापन करते हैं और पृथ्वी के आकार के अनुरूप ये अध्ययन होता है। क्या आप जानते हैं कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। पृथ्वी खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? तो उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोज रहे हैं। तो सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिनका मुखिया सूर्य है। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल, अट्रैक्शन जो इसमें है, अट्रैक्शन का जो पावर है, खिंचाव बल कहते हैं उसको, इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य में खींचने की शक्ति है, उसे कहते हैं खिंचाव बल, और इससे सौरमंडल को बांधे रखने में सहायता मिलती है। सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं उसी खिंचाव बल के कारण। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य कितना दूर है? तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बोलो बच्चों, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 15 करोड़ मीटर।
15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। हाँ, जोर से बोलिए, 15 करोड़ किलोमीटर। बिल्कुल। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। बिल्कुल सही। ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार वे हैं बुध। सूर्य के सबसे करीब कौन है? तो वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। मरकरी, एम से, बुध, वेनस, भी से, एफिशिएंट, ई से अर्थ, एम से मार्स, जुपिटर, जे से, एस से सैटर्न, यूरेनस, यू से, एन से नट्स। मतलब ये आपको ग्रहों के नाम सूर्य की दूरी के हिसाब से, सूर्य के नज़दीक कौन है और दूर कौन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने के लिए सेंटेंस बहुत ही उपयोगी है। जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मेरी सक्षम माँ ने हमें नट्स दिया खाने के लिए। तो ये याद करना है सेंटेंस, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। और इसमें जो वर्ड का पहला लेटर है उसके हिसाब से ग्रह का नाम याद रखिए। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, तो ये याद रखने के लिए बहुत सिंपल और सुंदर तरीका। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। इन्हें कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो भी ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। बौने ग्रह मतलब ये पूर्ण ग्रह नहीं कहे जाएंगे। पृथ्वी, तो ये मेरे दोस्तों, ये आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। और पृथ्वी से हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो बहुत जल्दी आपकी सेवा में प्रस्तुत होगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।